बच्चों आज करने वाले हैं क्लास 12th का टेक्सटाइल डिजाइन सब्जेक्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस सब्जेक्ट क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने सोचो 4 साल निफ्ट में पढ़ा है, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ी है और तुम्हारे सिलेबस में तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। एंड दिस चैप्टर इज सो अमेजिंग फॉर अ टेक्सटाइल डिजाइनर या फिर आप में से कोई जो उसको टेक्सटाइल में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, मेरे को तो बच्चे बोलते हैं आप पढ़ाते हो ना तो सीधा दिमाग में बिठा देते हो, याद ही हो जाता है। तो पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उसका पहले तो मेन रीजन ये है कि हम लोग सबसे पहले अपने नोट्स कवर करेंगे। मैम के जो सीक्रेट नोट्स हैं पहले वो फिनिश करेंगे, सारे के सारे चीट नोट्स जिनको मैं बोलती हूँ। नोट्स कवर करने के बाद थोड़े से हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप नोट्स करते हो तो नोट्स को करने के बाद अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपकी तैयारी क्या होगी, इनकम्प्लीट। तो अपने नोट्स को करने के बाद क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं। शुरू करते हैं बच्चों यूनिट 1 से। यूनिट 1 जो है आपकी इंट्रोडक्शन टू केमिकल प्रोसेसिंग। पूरी 5 यूनिट है आपके टेक्सटाइल डिजाइन के सब्जेक्ट में, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है। अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो आपके 10 नंबर का आएगा उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी देख लेना, ठीक है। अब हम यूनिट 1 अपना सब्जेक्ट वाला स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिकल प्रोसेसिंग। ये केमिकल प्रोसेसिंग सुनते ही ऐसा लगता है क्या केमिस्ट्री है क्या या क्या है क्या। तो बेसिकली केमिकल प्रोसेसिंग बोल रहे हैं कि किस तरीके से हमें केमिकल्स के साथ डील करना पड़ेगा प्री ट्रीटमेंट करने के लिए फैब्रिक की, टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल मतलब कपड़े की हमें प्री ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, केमिकल्स के साथ, कपड़े के साथ खेलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि कपड़े के ऊपर केमिकल क्यों लगाना पड़ेगा या केमिकल्स के साथ क्यों खेलना पड़ेगा, वो हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। शुरू करते हैं बेटा। 1 शॉर्ट वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है, एनर्जी के साथ रेडी हो जाओ। पहली चीज ये आती है इसमें कि हमारा जो एक फैब्रिक है, जब एक कपड़ा सीधा बन के निकलता है, मतलब बुनता है ना, वीविंग होती है। वीविंग करने के बाद उसके अंदर थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं ना। वीविंग के टाइम पे हम भी उसमें थोड़ी सी स्टार्च वगैरह लगाते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़े कपड़े की, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने फैब्रिक को ऑलरेडी केमिकल्स वगैरह, डस्ट वगैरह लगा होता है, तो वो सब दूर करते हैं, उसको केमिकली ट्रीट करते हैं और एक कपड़े को बिल्कुल रेडी कर देते हैं कि अब हम इससे सीधा सिल के अपना कपड़ा प्रोडक्ट तैयार कर लें, अपना गारमेंट तैयार करके पहन लें। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी फैब्रिक, अगर आपने देखा होगा जो रोल ऑफ फैब्रिक होता है, जो थान का कपड़ा होता है, वो थान का कपड़ा जो कि बिल्कुल रेडी हो जाए सिर्फ कटने के लिए कि अब तो हमें इससे सीधा गारमेंट बनाना है, उसको रेडी करने तक की स्टेज तक पहुंचाने के लिए फैब्रिक को हमें थोड़ा ट्रीट करना पड़ता है। क्योंकि आप इतनी सारी कॉटन, प्लांट में से कॉटन को निकालोगे, अगर आप किसी भी फैब्रिक को लेते हो, अगर आप कॉटन फैब्रिक की बात करो तो आप कॉटन बॉल्स में से कॉटन को निकालोगे, उसमें गंदगी होगी, है ना, फिर उसे बुनोगे, उसमें वहां भी गंदगी ऐड ऑन होगी, तो उसके बाद वही जो सीधा आपने बुना उसको पहन लोगे नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस फैब्रिक को पहले ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जब कपड़ा पूरा प्री ट्रीट हो गया, साफ सुथरा हो गया, तब आप उसके ऊपर डाई करो, फूल पत्ती का प्रिंट छापो, किसी भी डिजाइन का छापो, वो तो बात की बात है। जैसे कि इसमें लिखा है डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो आपका कपड़ा क्या होना चाहिए, साफ सुथरा करके रेडी होना चाहिए, तब आप उसको किसी और कलर में डाई करोगे या कुछ। तो ये जो हमें अपने कपड़े को पहले रेडी करना है कि अब हम इसमें डाई करें, प्रिंट करें या सीधा कपड़े को काट के गारमेंट बनाएं, इस प्रोसेस को प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। और यूनिट 1 में आपको सिर्फ प्री ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करो जल्दी और शेयर मारो। चलो, तो फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक स्ट्रेट फ्रॉम द लूम। लूम क्या होता है आपको पता है, ठीक है। लूम मतलब जहां पे आपका कपड़ा बुनता है, वीविंग करी जाती है, मतलब धागे होते हैं और आप उन्हीं से ही तो कपड़ा, जब आप धागों को एक दूसरे के ऊपर बुनोगे, वीविंग करोगे, तभी तो आपका कपड़ा तैयार होगा। और बुनते कैसे हैं, लूम पे। कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कपड़ा आपका सीधा धागों से आपने बुना, कपड़ा तैयार, उसको क्या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं। दैट फैब्रिक इज कॉल्ड एज ग्रे फैब्रिक। लिख के ले लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। व्हाट इज ग्रे फैब्रिक? ग्रे फैब्रिक क्या होता है, एक ऐसा कपड़ा जो आपका लूम का फैब्रिक है, अभी वो वीविंग करके तैयार हुआ है, वीविंग करके कपड़ा रेडी हुआ है, पर वो अभी साफ सुथरा नहीं है, तो वो क्या है, ग्रे फैब्रिक है। क्या है? ग्रे फैब्रिक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स कलर। ग्रे फैब्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रे कलर का है। ग्रे फैब्रिक का मतलब ये कि उसमें भी बहुत गंदगी और बहुत ही बेकार फैब्रिक है, सिर्फ बुन के तैयार हुआ है, अभी ये रेडी नहीं हुआ है ना। इट इज स्टिफ, वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, बहुत ज्यादा डल है और बहुत ही ज्यादा डल है। हाईली वाटर रेपेलेंट है, मतलब कि वो वाटर
तो अभी उसमें एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। हाइड्रोफोबिक है, वाटर रेपेलेंट है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब आपके लूम के धागे सेट होते हैं और आप कपड़े को बुनते हो, उसके ऊपर भर भर के ना स्टार्च लगाते हो, जिससे कि धागे आपस में चिपके ना और ढंग से बुनाई हो सके फैब्रिक की। इसीलिए वो जो कपड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा डल कपड़ा होता है और वाटर रेपेलेंट होता है। क्या होता है? वाटर रेपेलेंट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसीलिए द गोल ऑफ प्री ट्रीटमेंट इज टू कन्वर्ट दिस इनटू क्लीन वाइट हाईली एब्जॉर्बेंट फैब्रिक। मतलब क्या है, अब ये जो गंदा कपड़ा हमने बुना है, जो कि बहुत स्टिफ है, टाइट है, इसको हमें सुंदर तरीके से ट्रीट करना है। अब इसको पूरा वाइट करना है, पूरा उसको क्लीन करना है और हाईली एब्जॉर्बेंट बनाना है। एब्जॉर्बेंट क्यों बनाना है? मतलब पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फैब्रिक है। नेचुरल फैब्रिक क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है ना। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्टिफ फैब्रिक हो गया। स्वेट को कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो अब इसको हमें ट्रीट करके सॉफ्ट बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, एब्जॉर्बेंट बनाना है, रेडी फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग, जिससे कि हम उसके ऊपर फिर सुंदर सा फ्लावर का डिज़ाइन, कोई भी आपने देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक फैब्रिक होगा, जैसे पिलो है तो ये एक फैब्रिक प्रिंट हुआ है, पर क्या सीधा प्रिंट थोड़ी हुआ है। ये कपड़ा अपना लूम पे पहले रेडी हुआ होगा, लूम पे रेडी होने के बाद ये वाइट कलर का फैब्रिक होगा, उसको उन्होंने ढंग से सॉफ्ट किया, वाइट किया, एब्जॉर्बेंट बनाया और फिर इसके ऊपर प्रिंट किया। आई थिंक समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज अ ग्रे फैब्रिक? ग्रे फैब्रिक इज समथिंग दैट अ फैब्रिक दैट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम लूम and it is very stiff, it is dull and highly water repellent. So why pre-treatment is done? To make the gray fabric softer, clean and absorbent. That's why pre-treatment of fabric is done. समझ आ गया, दिमाग में बैठ गया। प्री ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? फैब्रिक को ट्रीट ही इसलिए किया जाता है जिससे कि ग्रे फैब्रिक को, जो आपका बेकार फैब्रिक है लूम पे जो रेडी हुआ है, टाइट फैब्रिक को हम सॉफ्ट करें, वाइट करें और वो सीधा रेडी हो जाए डाई करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, जिसमें हम सीधा प्रिंटिंग कर सके। समझ आ गया? टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन टेक्सटाइल। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कैसे होती हैं? हम कहते हैं ना कि कपड़े के अंदर अभी भी, ग्रे फैब्रिक के अंदर मिट्टी है जिसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। मिट्टी होती है, ग्रीस होती है, छोटे छोटे धागे बाहर निकल रहे होते हैं, बड़ा गंदा सा, मतलब अनट्रीटेड फैब्रिक है, वो तो सिर्फ बुना हुआ कपड़ा है। तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। पहली इम्प्योरिटी होती है नेचुरल इम्प्योरिटीज़। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ मतलब जो उसमें नेचर की वजह से डल गई। फॉर एग्जाम्पल सीड पार्टिकल्स डल गए। जब कॉटन बॉल्स को गिनिंग के टाइम जब करी जाती है, कॉटन बॉल्स में से कॉटन निकाला जाता है, तो उसमें से आपने सीड्स वगैरह नहीं हटाए और सीधा उसको बुन देते हैं। डस्ट वगैरह नहीं हटाते, सीधा उसको बुन देते हैं। तो नेचुरल इम्प्योरिटीज उस टाइम पे बहुत सारी होती हैं उसके अंदर। उसमें सीड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वैक्सेस, अलग अलग टाइप के वैक्स डले हुए होते हैं, पेक्टिन्स डले हुए होते हैं। तो नेचुरल इम्प्योरिटी बड़ी सारी होती है उसके अंदर। तो वो कॉटन आपकी गंदी होती है और उसी कॉटन को आप बुन के अपना धागा बना देते हो और उससे वीविंग कर देते हो। तो वो होती हैं आपकी नेचुरल इम्प्योरिटीज। एडेड इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? जो कि आप खुद डालते हो गंदगी, जिसको आपको बाद में हटाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, स्टार्च लगाया जाता है धागों के ऊपर, लिखा है ना, अप्लाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हम खुद इम्प्योरिटीज डालते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि आप स्टार्च लगा रहे हो, साइजिंग मटेरियल लगा रहे हो वॉर्प यार्न्स के ऊपर। वॉर्प यार्न्स क्या है? हमारा एक लूम की मशीन है, ऊपर से नीचे उसमें धागे जो चल रहे होते हैं वो वॉर्प होते हैं और एक धागा हम ऐसे ऐसे डालते हैं, तभी तो वीविंग करी जाती है ना। बुनाई होती क्या है? बुनाई तो होती है ऐसी है कि एक धागा ऊपर से होता है, एक धागा उसमें फंसा के आप ऐसे करते हो। तो जो धागे आपके ऊपर से नीचे चल रहे होते हैं उन्हें वॉर्प बोलते हैं, और उन धागों के ऊपर आप केमिकल लगाते हो जिससे कि वो टूटे नहीं। तो वो क्या है? आपका स्टार्च हो गया। उसमें आप ऑयलिंग करते हो, मशीन ग्रीस करते हो, तब जाके वो आपका फैब्रिक तैयार होता है। तो उसमें नेचुरल इंप्योरिटीज भी होती है और एडेड इंप्योरिटीज भी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, क्वेश्चन ये तो मैं खुद से बता रही हूँ। क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज आर देयर इन टेक्सटाइल मटेरियल। तो आप बताओगे नेचुरल इंप्योरिटीज भी हैं विच इज प्रेजेंट नेचुरली इन द रॉ फाइबर। फाइबर के अंदर ही जो हमें दिखाई देती है, सीड पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गए, वैक्सेस हो गए, और एडेड इंप्योरिटीज जो हम खुद ऐड करते हैं टू मेक द yarns strength and then later on we remove them. अब क्या कह रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसी में से आपका मेन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मेरा नाम बदल देना अगर इसमें से बने नहीं तो, क्योंकि ये बनेगा ही बनेगा, हर साल पेपर में आया हुआ है। द सीक्वेंशियल प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपका जो ग्रे फैब्रिक है लूम वाला, उसको आपको साफ करना है, उसमें गंदगी है। उसको साफ करने का क्या प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए। उसको साफ करने का पहला प्रोसेस होता है, उसका एक पहला चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिंजिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सिंजिंग। सिंगिंग प्रोसेस नहीं है कि गाना गा गा के आप फैब्रिक ट्रीट
रीड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सिंजिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा होता है डी साइजिंग प्रोसेस, दूसरा क्या होता है, डी साइजिंग प्रोसेस। तीसरा क्या होता है, स्कोरिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्कोरिंग प्रोसेस। चौथा होता है ब्लीचिंग प्रोसेस और पांचवा होता है मर्सराइजेशन। दोबारा रिवाइज करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा पढ़ा रहे हो, सीधा रिवाइज करवा रहे हो, पहले सीक्वेंस याद करो, एक एक करके आराम से समझाऊंगी और फोटो भी दिखाऊंगी कि कैसे होता है। अब 5 पहले बताओ कौन से होता है। सिंजिंग, पहले सिंजिंग करेंगे, डी साइजिंग, फिर डी साइजिंग करोगे, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, ठीक है। सिंजिंग, डी साइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन। सिंजिंग का मतलब ये है जब एक कपड़ा बुना जाता है, मैं यहाँ पे निटिंग की बात नहीं कर रही, वो वाली बुनाई की नहीं कर रही, मशीन जो बड़ी बड़ी पावर लूम होती है, जैसे हम और आप जैसे शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो बड़ी बड़ी पावर लूम पे ये कपड़ा बनता है। तो ये जब कपड़ा वीविंग करी जाती है उस टाइम पे छोटे छोटे फाइबर दोनों तरफ से फैब्रिक में डेवलप होते हैं फ्रिक्शन से। जैसे कि आपने एक धागे के ऊपर दूसरा धागा जोर जोर से, पावर लूम में तो ये होता है ना, बहुत तेज तेज एक दूसरे के ऊपर धागे चल रहे होते हैं। जब पावर लूम में बहुत तेज तेज धागे चल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन होती है एक दूसरे से, फैब्रिक धागा एकदम टकराता है, तो छोटे छोटे उस धागे में से झूतरे निकलने लग जाते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी भाषा बता रही हूँ, हेयरीनेस निकलने लग जाती है क्योंकि धागा एक दूसरे से टकराता है। तो जब झूतरे निकलने लग जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से ड्यूरिंग वीविंग, तो ये इसको रिमूव करना पड़ता है ना, क्योंकि वो कपड़ा आपको फ्लैट करना पड़ेगा, उसमें बीच बीच में से झूतरे निकल गए तो जब प्रिंटिंग करोगे तो कितना गंदा दिखाई देगा, समझ रहे हो। अगर एक कपड़ा है उसमें बीच बीच में से फाइबर निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, उसके ऊपर तो प्रिंटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो आपको उसको प्रिंटिंग करना है या डाइंग करना है तो बड़ा गंदा लगेगा, वो उसको रिमूव करना होता है। सिंजिंग का मतलब क्या है, टू रिमूव प्रोट्रूडिंग फाइबर्स का मतलब क्या है, जो धागे निकल रहे हैं, हेयरीनेस हो रही है ऑन बोथ द साइड ऑफ फैब्रिक, क्योंकि मतलब आगे भी और पीछे भी कपड़े के झूतरे निकल रहे हैं, उनको हमें प्लेन करना पड़ेगा फैब्रिक को, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब कैसे किया जाता है ये, द फैब्रिक इज पास थ्रू अ सिंजिंग मशीन। एक मशीन होती है, बड़ा सा एक रोल होता है। गुजरात में मैं तो जब गुजरात गई थी तब देखा था मैंने, सिंजिंग मशीन है वहां पे। तो एक उनका ना ऐसे करके रोल लगा होता है, बहुत लंबा सा रोल लगा होता है, और उसके ऊपर वो फैब्रिक को डालते हैं और आग निकल रही होती है उसमें से, ठीक है। तो वो उस फायर के ऊपर से एकदम फैब्रिक को लेके जाते हैं, बहुत दूरी से लेके जाते हैं, और जो भी उसके छोटे 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 झूतरे होते हैं वो सारे जल के हट जाते हैं और फैब्रिक बिल्कुल प्लेन हो जाता है। इन बोथ विद ओवर ओपन फ्लेम्स, और उसको क्या करते हैं कि द फैब्रिक इज पास्ड ओवर सिंजिंग मशीन, ओपन तरीके से जाता है ओवर ओपन फ्लेम्स, और उसमें क्या होती है, फ्लेम्स निकल रही होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, वाई सिंजिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंजिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ वेरी स्मूथ एंड प्लीजेंट फील ऑफ द फैब्रिक। कि कहीं पे भी कोई कपड़े को अगर छू रहा है, अगर इसी फैब्रिक में मैं बोलूँ कि अगर इसमें छोटे छोटे झूतरे होते तो कितना गंदा लगता, बट ये प्लेन है तो इट्स सो इजी टू टच, राइट, इट्स हैविंग अ वेरी स्मूथ सरफेस। सिंजिंग फैब्रिक रिजल्ट इन अगर आप अनसिंज्ड फैब्रिक है, अनसिंज्ड मतलब अगर हमने उसके छोटे छोटे रेशो को नहीं काटा तो वो अनइवन प्रिंटिंग करेगा, है ना, प्रिंटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है। अ फ्रॉस्टेड अपीयरेंस, और अपीयरेंस भी बहुत ही ज्यादा बेकार होगी। समझ में आया सिंजिंग क्यों करी जाती है, छोटे छोटे झूतरों को हटाने के लिए सिंजिंग करी जाती है, जिससे कि आपका सरफेस पूरा स्मूथ हो सके ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फैब्रिक, और ये सिंजिंग मशीन से करी जाती है। अब जब तक मशीन की फोटो ना दिखाऊं तो मेरी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, तो पहले मशीन की फोटो देख लो। देखो यहाँ पे ऐसे फ्लेम निकल रही है, इस फ्लेम के ऊपर से वो रोल होके फैब्रिक जा रहा है, जिससे कि उसके सारे झूतरे अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हैं। तो ये क्या है, देखो इसने बताया भी है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो छोटी छोटी पाइलिंग हो रही है पूरा एकदम फैब्रिक स्मूथ हो जाए, पाइलिंग एकदम खत्म हो जाए, और जिससे आपका प्रिंट बहुत क्लियर है। अगर आप डाई भी करो तो उसमें बिल्कुल लग्जीरियस फील है ना, लस्टर रहे, ये आपका मेन रहता है। अगर मैं बोलूँ गैस सिंजिंग होती है, ये गैस की फ्लेम से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड एज डी साइजिंग। अब डी साइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी आपका साइजिंग मटेरियल है, साइजिंग मटेरियल मतलब जो आप अपने धागों के ऊपर खुद से ऐड करते हो, राइट, आप क्या करते हो, स्टार्च लगाते हो धागों के ऊपर कि आपके धागे एकदम टाइट हो जाए, और वीविंग के टाइम पे जब आप बुन रहे हो तो बीच में कोई धागा टूटे नहीं तो क्या होगा, पूरा आपका वोवन फैब्रिक का टेक्सचर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने धागों के ऊपर बुनाई के टाइम पे स्टार्च लगाते हैं। उस स्टार्च को बेसिकली अब आपको हटाना है, पहले तो आप खुद लगाते हो जिससे कि आप ढंग से बुन लो, कोई तकलीफ ना हो। तो ये क्या कह रहा है, टू रिमूव द साइजिंग मटीरियल, रिमूव करना है साइजिंग मटीरियल स्टार्च को, एडेड ड्यूरिंग वीविंग, जो हमने वीविंग के टाइम पे ऐड करा, विच मेक द फैब्रिक स्टिफ एंड हाइड्रोफोबिक, जिसने हमारे फैब्रिक को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया और उसके अंदर अब
ऑफ कोर्स वो पानी तो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, हाइड्रोफोबिक कर दिया है। तो अब इसको ठीक करने का क्या तरीका होता है? इसको ठीक करने का तरीका होता है द फैब्रिक इज इम्प्रेग्नेटेड इन अ बाथ कंटेनिंग एंजाइम्स। आप एक फैब्रिक को एक ऐसी बाथ में से होते हुए निकालते हो जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वेटिंग एजेंट होते हैं जो कि उसको गीला करते हैं, एंड उसमें केमिकल क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो आपके धागों में स्टार्च लगा होता है, बुनाई के टाइम पे जो स्टार्च है उसको हटाने के लिए, आपका फैब्रिक का बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, स्टिफ हो गया, उसको हटाने के लिए आप एक वेटिंग एजेंट डालते हो, गीला करने का एजेंट डालते हो, जिसको हम बोलती हूँ मैं सोडियम क्लोराइड। और नमक क्या है? आपका नमक है सोडियम क्लोराइड, राइट? तो आप सोडियम क्लोराइड डाल रहे हो, हल्का सा नमक और वेटिंग एजेंट डाल रहे हो, एंड इट इज स्टोर्ड फॉर अबाउट 8 to 12 आवर्स। और आप 8 से 12 घंटे के लिए अपने कपड़े को छोड़ दो उसमें, ठीक है? नाउ रैपिड प्रोसेस, द पैडेड फैब्रिक इज पास थ्रू अ स्टीम 96 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस, कंप्लीटिंग द प्रोसेस इन लेस देन 1 मिनट। और उसके बाद जब आपने इसको स्टोर कर लिया, कपड़े को बिल्कुल रेडी कर लिया, 8 से 12 घंटे इस नमक के पानी में डाल दिया, उसके बाद आप इसको एक स्टीम में से निकालो, 100 डिग्री 96 डिग्री से पास करवा दो एक बार, जिससे आपका प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है द प्रोसेस इन लेस देन 1 मिनट, ठीक है? It is an eco-friendly through relatively expensive method that safely break down starch without damaging the fibers. Very important process है क्योंकि आपको starch हटाना ही पड़ेगा, और it's a very eco-friendly process है, ठीक है? ये मशीन होती है, ये आपकी डी साइजिंग की मशीन है, जो यहाँ पे इनका केमिकल्स होते हैं, और ये इसको बाथिंग, यहाँ पे इनका बात है, तो ये इस बात में से देखो, यहाँ पे पीछे की तरफ बात है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है? पानी और उसमें नमक डाल रखा है। ऊपर से फैब्रिक यहाँ इस पानी और नमक में जाएगा, थोड़े टाइम स्टोर होगा, फिर यहाँ से स्टीम होके रोल बैक हो जाएगा वापस। ये क्या होता है? डी साइजिंग। अब आप बोलोगे मैम इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाई नहीं देती? दिखाई देती हैं बहुत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। मैं जब देख के आई थी, मैं देख के आई हूँ वर्धमान में गई थी, बुधनी एक जगह है, वहाँ पे देख के आई थी, हिमाचल में, इतनी सारी जगह पे इन्होंने मिल, क्या होती है ना, सारी घरों से, रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाई जाती हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी अगर हम देखें, वर्धमान टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या फिर मैं बोलूँ ट्राइडेंट इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है कपड़े का। एक कपड़ा जो आप पहन रहे हो, 100 रुपए का भी कपड़ा पहन रहे हो, पर उसके पीछे जो प्रोसेस हुआ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इसकी एक्चुअली, इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ही एक फैब्रिक क्या होता है, आप उसको तैयार, अभी भी तैयार नहीं है, अभी तो आपने क्या करा है? इसको सिंजिंग करके रेशे हटाए, अब आपने उस फैब्रिक को सारी धूल मिट्टी हटाने के लिए डी साइजिंग किया, अब आप नेक्स्ट उसमें आओगे, जिसको वो धूल मिट्टी कह रही हूँ, डी साइजिंग, आपने स्टार्च साइजिंग को हटाने के लिए आपने डी साइजिंग किया। डी समझ में आ रहा है आपको क्या है यहाँ पे? डी मतलब रिमूवल ऑफ साइजिंग मतलब स्टार्च का मटेरियल। अब आप यहाँ पे स्कोरिंग प्रोसेस करेंगे। स्कोरिंग का मतलब क्या है? अ हेवी क्लीनिंग ट्रीटमेंट टू रिमूव नेचुरल ऑयल। अभी हमने रेशे हटा दिए, स्टार्च हटा दिया, अब जो हम ऑयल हो गए, वैक्सेस हो गए, या छोटे छोटे रेजिडुअल वो हो गए, साइजेस मतलब छोटी छोटी धूल मिट्टियाँ हो गई, या फिर मैं ऑयल की बात करूँ, वैक्सेस हो गए, उनको हटाने के लिए हमें अब स्कोरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। आफ्टर स्कोरिंग द फैब्रिक बिकम हाईली एब्जॉर्बेंट। और ये प्रोसेस, ये 3 स्टेज पे, पहले हमने सिंजिंग करा, फिर डी साइजिंग करा, स्कोरिंग करा, यहाँ इन तीनों स्टेज पे आपका फैब्रिक मैक्सिमम क्लीन हो जाता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर रेपेलेंट की जगह अब वो वाटर एब्जॉर्बेंट बन जाता है। अब वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल आपका फैब्रिक सुंदर बन चुका है। सुंदर नहीं बोलूंगी, ये बोलूंगी कि साफ हो चुका है। इन्हीं 3 स्टेज पे हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम हमें क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि 5 स्टेज और बताइए? ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन। ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन एक ब्यूटनिंग का है, जहां पे आपका फैब्रिक सुंदर है, थोड़ा सा आप सुंदर बना रहे हो उसको, पर साफ सुथरा आपका फैब्रिक सिंजिंग, डी साइजिंग और स्कोरिंग पे ही हो जाता है। अब स्कोरिंग पे, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट से करते हो जिससे ऑयल वगैरह, वैक्सेस वगैरह निकल जाए और फैब्रिक आपका क्या बन जाए? हाईली एब्जॉर्ब। अब हम करने वाले हैं प्रोसेस की, कि स्कोरिंग, ये जो प्रोसेस है, इसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जो फैब्रिक होता है उसको स्ट्रॉन्ग एल्कली, क्योंकि आपकी जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसको हम एक एल्कली सॉल्यूशन में डालते हैं, जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम नमक के पानी से नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से डाल रहे हैं, ठीक है? तो और ये एक मिक्सचर होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या सोडियम कार्बोनेट हो गया, वो डालते हैं और एक एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन में आपका अपना कपड़ा रन करवाते हैं। जब हम इसको रन करवाते हैं, दिस इज डन
क्लोज टू और अबव बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 से 2 घंटे हम उस पानी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के पानी में कपड़े को डाल के रखते हैं, 1 से 2 घंटे उसको बॉईल करते हैं, जिससे उसकी सारी जो डर्ट है, वैक्सेस है, जो भी वैक्स वगैरह है या ऑयल वगैरह है, वो सब निकल जाए पानी में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्यों? दिस सेपोनिफाइज द वैक्सेस, जो भी वैक्स हो गया या ऑयल हो गया, जो भी उसके अंदर है वो सब निकल जाएगा, टर्न्स देम इनटू वाटर सॉल्यूबल सोप, और वो सोप की फॉर्म में निकल जाता है, अलाउइंग डाइज टू पेनिट्रेट। क्योंकि अगर हम स्कोरिंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर अब वो सारी वैक्स और ऑयल उतर गया उन धागों के ऊपर से, उन फैब्रिक में से, अब उसके अंदर डाई आराम से पेनिट्रेट करेगी। जब हम इसको डाई, अभी आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, अलग अलग डाई होती है जो फैब्रिक को कलर करती है, तो अब इजीली हमारा फैब्रिक कलर होगा। तो स्कोरिंग प्रोसेस इज वेरी इजी टू डू, क्योंकि अब स्कोरिंग में क्या करें, हमने सारे वैक्सेस वगैरह उतार दिए, नाउ माय फैब्रिक इज रेडी टू डाई। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाई स्कोरिंग इज इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी स्टेज के बारे में आपको डायरेक्ट भी लिखने के लिए आ सकता है। मान लो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, व्हाट आर द 5 स्टेजेस, टेल ईच स्टेजेस विद ऑल डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे आपका सिंजिंग प्रोसेस होता है, कैसे हर एक एक प्रोसेस की क्या क्या वैल्यू है, कि आप उसमें फाइबर हटाते हो, डी साइजिंग में आप कैसे स्टार्च हटा रहे हो, स्कोरिंग में आप क्या कर रहे हो, आप ऑयल्स और वैक्स हटा रहे हो, उसे गर्म पानी में डाल रहे हो 1 से 2 घंटे। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से आपका ये कपड़ा ऊपर से आ रहा होता है और ये पूरे कपड़े को इस टब में डाल देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए और फिर बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये होता है आपका स्कोरिंग प्रोसेस। फोटो में इसलिए दिखाती हूँ जिससे जल्दी समझ में आए कि कैसे कोई प्रोसेस काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ प्रोसेस पे, दैट इज योर ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीच करना क्या होता है, जैसे हम लोग फेस ब्लीच भी करते हैं, क्या कहते हैं, वाइटनिंग करना, कपड़े की खूबसूरती बढ़ाना, उसको वाइटनिंग देना। तो टू रिमूव द नेचुरल कलरिंग मैटर, जो हमारा नेचुरल फैब्रिक जो बनता है ना एक्चुअली स्टेज में, वो थोड़ा सा पेलिश होता है, मतलब येलो पेल टाइप का होता है, तो जो उसका नेचुरल कलर होता है हम उसको रिमूव करते हैं, मेकिंग इट अ परफेक्ट वाइट, और उसकी वाइटनेस बढ़ाते हैं कपड़े की। दैट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, यू आर रिमूविंग, मैं अभी ढंग से समझाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू मीन ब्लीचिंग एंड मर्सराइजेशन। ठीक है, तो मैं अभी इसका डिफरेंस भी बताऊंगी, पहले ब्लीचिंग समझते हैं। टू रिमूव द नेचुरल कलरिंग मैटर, जो आपका फैब्रिक का नेचुरल कलर है आप उसे रिमूव कर रहे हो, परफेक्ट वाइटनिंग दे रहे हो विद मिनिमम फैब्रिक फाइबर डैमेज, मतलब उसके जो धागे हैं उसमें कोई डैमेज नहीं है, बस आप उसकी वाइटनिंग बढ़ा रहे हो। प्रोसेस, अब क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, इसमें जो आपका कपड़ा होता है उसके ऊपर आप केमिकल डालते हो, किसका, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर आप सोडियम क्लोराइड डालो। हाउएवर H2O2 इज प्रीफर्ड एंड नोन एज द यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। इसलिए मैंने डायरेक्ट H2O2 बोला, क्योंकि क्या होता है जब आप सोडियम क्लोराइड डालते हो, ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, Na का आपको साइंस अगर याद हो क्लास 10th में तो आपने पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl और सोडियम के लिए Na करते हैं। बट मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्लीचिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हो। तो ब्लीचिंग के लिए जो बेस्ट केमिकल है वो होता है H2O2, जो उसकी वाइटनिंग बढ़ाता है, जो क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन इज H2, पर ऑक्साइड O2। H2O2 इज अ वेरी गुड केमिकल जो कि आपका कपड़ा एकदम वाइट कर देता है, बिकॉज इट्स माइल्ड एंड सेफ फॉर कॉटन। कॉटन के लिए बहुत, एक तो हल्का सा केमिकल है, और ऐसा कभी कभार क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा केमिकल डाल देते हैं या फिर कोई और ज्यादा इफेक्टिव केमिकल डाल देते हैं, जिस वजह से कपड़े की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो हमें एक ऐसा केमिकल डालना है जो कि कपड़े की वाइटनेस बढ़ाए और कपड़े की क्वालिटी को खराब ना करे, उसके धागों को अफेक्ट ना करे। तो आप H2O2 इज अ माइल्ड वन, सॉफ्ट वन एंड सेफ फॉर कॉटन फैब्रिक, पॉलिएस्टर और सिल्क। पॉलिएस्टर, कॉटन वगैरह के लिए ये सेफ है, तो इसलिए हम H2O2 यूज करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्यों ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर प्रोसेसिंग द फैब्रिक इज ऑफन रिंस्ड विद अ स्लाइट अमाउंट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज इट। फिर आप उसमें, क्योंकि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है, तो आप किसी एसिड या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन से उसको न्यूट्रलाइज करते हो और ये आपका फैब्रिक तैयार हो जाता है। तो मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, देखो अनब्लीच वाला क्या होता है, हल्का सा पेल सा है, बट ब्लीच वाला क्या है, एकदम वाइट, जैसे हमारी धोती वगैरह जो होती है, धोती का कलर एकदम वाइट जैसा होता है, ऐसा हो जाता है ब्लीच्ड कॉटन जो होती है। तो ब्लीचिंग का प्रोसेस ये है कि देखो ऊपर से कपड़ा उतर रहा है और कैसे उसमें वो केमिकल डाल के रख रहे हैं, है ना, कैसे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे हैं और उसकी वाइटनेस बढ़ा रहे हैं। अब आता है मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान को डाई करना है नॉर्मली, तो वो ब्लीच करने के बाद अगर ये चौथा स्टेज कर लिया ब्लीचिंग, तब भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मर्सराइजेशन के भी आप फैब्रिक को यूज कर सकते हो। पर मर्सराइजेशन आपके फैब्रिक को और बेटर कर देता है। जैसे जब हम लेने जाते हैं मार्केट में कॉटन फैब्रिक, तो बोलेगा ये तो आपका 40 रुपए मीटर है और ये आपका 50 रुपए मीटर है, 10 रुपए एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या डिफरेंस होता है,
शाइन का डिफरेंस होता है, फैब्रिक की और ज़्यादा वाइटनेस का डिफरेंस होता है, जो कहाँ पे मिलती है, मर्सराइजेशन इफेक्ट उस पर करा जाता है। तो मर्सराइजेशन क्या है, टू ड्रास्टिकली इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। अब आप कॉटन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको एकदम इंप्रूव कर रहे हो कॉटन फैब्रिक की। प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो, द फैब्रिक इज पैडेड विद 20 to 25% NaOH। आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल रहे हो कंटेनिंग अ वेटिंग एजेंट, आपने वेटिंग एजेंट डाला। इट इज पास ओवर कैन्स विद ड्वेलिंग टाइम ऑफ अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट तक उसको आप NaOH के सॉल्यूशन में रखो, 20 से 25% आप NaOH डालो। क्रूशियली टेंशन इज अप्लाइड लेंथवाइज एंड द फैब्रिक इज पुल्ड। फैब्रिक को खींच के वो ये डालते हैं डायमेंशन ऑन अ स्टेंटर मशीन। नाउ व्हाट इज योर स्टेंटर मशीन, जहां पे फैब्रिक को प्रॉपर्ली खींच के वो एक NaOH के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, जहां पे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली मर्सराइजेशन, एक तो सस्ता कपड़ा है वो आपका ब्लीच करके चौथे स्टेज पे डन है, पर मर्सराइजेशन क्यों करी जा रहे हो, अगर आपको उस फैब्रिक की स्ट्रेंथ, मतलब कि वो खींचे बिना और ड्यूरेबल रहे, मतलब कितना भी खींचोगे वो फटेगा नहीं, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो। 15 से 25% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फैब्रिक की। एनहेंस्ड लक्चर, जो फैब्रिक का लस्टर है ना, अगर मैं बोल रही हूँ फैब्रिक का जो लस्टर है, जो उसकी शाइन है, वो और ज़्यादा एनहांस होती है मर्सराइजेशन करने के बाद। मर्सराइजेशन करने के बाद जो उसकी खूबसूरती है, फैब्रिक का जो टेक्सचर है, वो और ज़्यादा एनहांस दिखता है। ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर डाई वगैरह उसमें और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होती है। श्रिंकेज कंट्रोल, क्योंकि आपने इतनी बार वॉश कर लिया तो जो फैब्रिक डाई होने के बाद श्रिंक होगा वो अब कम होगा, तो मर्सराइजेशन और अच्छी क्वालिटी के लिए होता है। बट अब आप बोलोगे कि मैम ब्लीच के बाद आप फैब्रिक यूज कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट मर्सराइजेशन और बेटर क्वालिटी कर रहा है अपने फैब्रिक की। तो ये 5 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फैब्रिक के प्री ट्रीटमेंट में। अब आपका कपड़ा एकदम तैयार है, अब आपका सफेद कपड़ा तैयार है, अब आप उस पर छापो, प्रिंटिंग करो, सीधा काट के गारमेंट बनाना है वो भी कर सकते हो, व्हाइट ही अगर आपको यूज करना है, अगर आपको उसको डाई करके करना है डाई भी कर सकते हो। नाउ योर फैब्रिक इज रेडी, अब आपका कपड़ा तो तैयार है, अब उससे आपको गारमेंट कौन सा बनाना है, मतलब गारमेंट मतलब शर्ट बनानी है, क्या बनानी है, वो अब आपके ऊपर है ना, या उसको डाई करके करोगे, किसी कलर में करके करोगे, वो अब आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, ये देखो मर्सराइजेशन की फोटो भी बड़ी अच्छी है कि अब देखो उस फैब्रिक में व्हाइट वाले में कितना लस्टर आ गया है, कितना ज्यादा शाइनी, कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी स्टाइल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले आता है क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ग्रे फैब्रिक। ग्रे फैब्रिक में कैसी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब एक फैब्रिक बन रहा होता है, जब वो एक लूम के टाइम पे है, या फिर जब आप कॉटन निकाल रहे हो, गिरिंग प्रोसेस कर रहे हो, उस टाइम पे नेचुरल इम्प्योरिटीज जाती हैं, जो कि आपके नेचर की हो गई है ना, रॉ फाइबर की होती है। जैसे उसमें पैक्टिंग हो सकता है, या फिर जब आप कॉटन के सीड्स में से निकाल रहे हो सकता है सीड्स डल जाए, या पार्टिकल्स डल जाए, कलरिंग मैटर हो, ये सब आपकी नेचुरली डल रही हैं। एडेड मतलब जो हम खुद से डाल रहे हैं। एडेड का यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्च हो गया, साइजिंग हो गया, ऑयल्स हो गए, ग्रीस हो गए, जो हम खुद से लगाते हैं कि धागा टूटे ना बुनाई के टाइम पे, है ना। वाई इज स्टार्च साइजिंग अप्लाइड टू वार्प यार्न, ऐसा क्यों। वार्प यार्न आपको पता है जो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं वो वार्प यार्न होते हैं, और जो हम डालते हैं वो वेफ्ट होते हैं, तभी तो बुनेगा ना कपड़ा। जब आप इंटरलेसमेंट होगी दोनों धागों की, जब दोनों धागों में फंसेगा तभी तो बनेगा। तो जो ऊपर से नीचे आने वाले धागे होते हैं, वॉर्प जो होते हैं, उनके ऊपर हम क्यों साइजिंग करते हैं, क्यों हम उसके ऊपर स्टार्स लगाते हैं भर भर के, एंड उसके बाद हम उसको क्यों रिमूव करते हैं। तो स्टार्स इसलिए लगाते हैं टू गिव द स्ट्रेंथ दैट वाइल वीविंग द वॉर्प यार्न शुड नॉट टीयर ऑफ है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्च इज अप्लाइड टू द वॉर्प यार्न, आपके वॉर्प यार्न पे इसलिए डाले जाते हैं स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द फ्रिक्शन, क्योंकि जब हम लूम से वेफ्ट धागा डालेंगे तो वहां पे वो उसकी फ्रिक्शन को संभालेगा, राइट। प्रिवेंट ब्रेकेज ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्टार्च सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि वो ब्रेक ना हो वीविंग के टाइम पे। जब धागा बुन रहा है तो तब वहां पे आपका धागा टूटना नहीं चाहिए। और ये क्यों रिमूव करते हो, जो आप अपनी साइजिंग डाल रहे हो, या स्टार्च मतलब साइजिंग डाल रहे हो, या खुद से जो डाल रहे हो, फिर आप इसको डी साइज क्यों करते हो अपने सेकंड प्रोसेस में, राइट। हमने बोला सिंजिंग के बाद हम डी साइजिंग करते हैं, क्यों उसको हटाते हैं, बिकॉज जब हम स्टार्च लगाते हैं द फैब्रिक बिकम स्टिफ, द फैब्रिक बिकम डल एंड इट बिकम्स वाटर रिपेलेंट। नाउ वी वांट द वाटर लाइक फैब्रिक टू एब्जॉर्ब द वाटर, राइट, क्योंकि अब हमें उसको डाई करना है, या फिर अगर हमें उसको डायरेक्टली भी कट करना है, तब भी अब वो वाटर एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, कि हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करे, कंफर्टेबल फील करवाए, इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, स्टार्च इसलिए पहले लगाते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ मिले, कपड़े को फटे ना, आपके वॉर्प के धागे से वीविंग का जो प्रोसेस है वो आपका ब्रेक ना हो।
बट अब उसको हटाते किस लिए, जिससे कि वो वाटर एब्जॉर्बेंट बने, क्योंकि अब वो वाटर रेपेलेंट है तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा ना। सो क्या कह रहा है, इट मस्ट बी रिमूव बिकॉज स्टार्च इज हाइड्रोफोबिक, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए उसको रिमूव करो। एक्ट एज अ रेजिस्ट प्रिवेंटिंग केमिकल एंड डाई टू पेनिट्रेट, उसकी वजह से डाई अंदर घुस नहीं पा रही भाई, तो डाई तो अंदर जाएगी ना, अगर कपड़ा कोई डाई करोगे तो स्टार्च वाले फैब्रिक में डाई करोगे तो डाई होगा ही नहीं कपड़ा, क्योंकि जा ही नहीं पाएगी, इसलिए। डिफाइन द टर्म यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट विच इज वेरी माइल्ड, विच इज सॉफ्ट एंड कैन यूज ऑन एनी फैब्रिक फॉर ब्लीचिंग, तो कौन सा केमिकल है ऐसा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि आपका इको फ्रेंडली है, बहुत माइल्ड है, एंड इट डज नॉट ब्रेक द फाइबर। कभी कभार केमिकल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि आपके फाइबर को खराब करते हैं, बट ये खराब बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो इट इज वेरी सेफ फॉर कॉटन, पॉलिएस्टर एंड डेलिकेट सिल्क। तो आप पहली लाइन में बताओगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। उसने बोला है कि विच केमिकल इज गिवन इन दिस टाइटल एंड वाई, और क्यों यूज करते हैं उसके आप 3 रीजन बताओ। पहला ये बताओ कि इको फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा माइल्ड है, फाइबर की ब्रेकेज नहीं होती, बहुत ज्यादा सेफ है, ये सारे रीजन आप बताओगे। व्हाट इज स्पेसिफिक रोल ऑफ स्टेंटर मशीन, स्टेंटर मशीन कब यूज होती है, मर्सराइजेशन प्रोसेस में, जो कि बेसिकली क्या काम करती है, अप्लाइज लेंथ वाइज एंड विथ वाइज टेंशन टू द फैब्रिक। स्टेंटर का मतलब ही है कपड़े पे जोर देना जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। क्यों दिया जाता है, देखो क्या कह रहा है, स्टेंटर मशीन इज अप्लाइज लेंथ वाइज एंड विद वाइज, एक मशीन होती है जिसपे आपके कपड़े को टेंशन दी जाती है, मतलब उसे खींच के बांधा जाता है और उसे एक NaOH के सॉल्यूशन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास किया जाता है, सो दैट जो आपका फैब्रिक है वो अब आपका फटे नहीं, टूटे नहीं, उसमें कोई डैमेज ना हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़े और उसकी शाइन बढ़े। NaOH का सॉल्यूशन क्या करता है, उसको और एकदम क्लीन करता है, उसको और थोड़ा वाइट भी करता है, उसकी लस्टर उसकी बढ़ाता है, लस्टर मतलब उसके अंदर की शाइन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये फायदा देता है स्टेंटर मशीन। पहला पॉइंट यही है कि उसको रोल किया जाता है फैब्रिक को ऑन स्टेंटर मशीन विद टेंशन एंड पास इनटू NaOH सॉल्यूशन टू गिव लस्टर एंड स्ट्रेंथ। ओके, स्टेट द केमिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्कोरिंग ऑफ कॉटन। तो अगर आपको स्कोरिंग करनी है कॉटन के अंदर से आपको वैक्सेस ऑयल्स वगैरह हटाने हैं, तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा, NaOH। बस मर्सराइजेशन में भी हम NaOH ही यूज करते हैं हर जगह, ब्लीचिंग के टाइम पे H2O2 करते हैं। तो याद रहना चाहिए कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आप यूज करते हो अपने स्कोरिंग ऑफ कॉटन के लिए। 5 से 10 ग्राम आप NaOH यूज करो, हर जगह NaOH ही यूज करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लीचिंग एजेंट H2O2 है। तो केमिकल्स आपके 2-3 ही है, NaCl सॉल्ट कहाँ यूज हो रहा है, NaOH कहाँ पे होता है, और H2O2। तो ये आपको 2-3 केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। NaOH ये आप यूज करते हो अपने स्कोरिंग में 5 से 10 ग्राम। टेम्परेचर आप बॉइलिंग टेम्परेचर लेते हो, अब आप बॉइलिंग टेम्परेचर ले लो और 1 से 2 घंटे उसको उस पानी में डाल के रखते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द एंजाइमेटिक मेथड ऑफ डीसाइजिंग। डीसाइजिंग का मतलब क्या है, जब आप अपना स्टार्च हटा रहे हो। मेंशन द स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रैपिड स्टीम प्रोसेस, क्या टेम्परेचर लेते हो एंड व्हाट इज द वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। और ये जो हमारा मेथड है डीसाइजिंग, इसका फायदा क्या है, पहली चीज तो प्रोसेस तो यही है कि आप इसको फैब्रिक को एक अपना बाथ में डालते हो, इम्प्रेग्नेटेड इनटू अ बाथ, एक बाथ में डालते हो, एक टब में डालते हो, ठीक है, जहाँ पे आप उसमें वेटिंग एजेंट डालते हो जिससे कि वो गीला होए, और उसमें NaCl डालते हो, राइट, NaCl डालते हो सो दैट द स्टार्च कम आउट फ्रॉम द फैब्रिक, उस कपड़े के अंदर जो स्टार्च है वो बाहर आ जाए, और वो बेसिकली जो स्टार्च फंसा हुआ है कपड़े में वो शुगर में कन्वर्ट होकर उसमें से निकल जाएगा कपड़े में, ठीक है, इसलिए आप कपड़े में से निकल जाएगा पानी के अंदर, आप NaCl डालते हो। टेम्परेचर क्या लेते हो, 100 डिग्री सेल्सियस 96 डिग्री सेल्सियस लेते हो, राइट, और आप उसको स्टीम्ड एट 96 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर लेस देन 1 मिनट, और 1 मिनट से कम में आप उसको डाल के रखते हो। एडवांटेज क्या है, इट इज एन इको फ्रेंडली मेथड है, बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, दैट स्पेसिफिकली टारगेट स्टार्च विदाउट डिग्रेडिंग एंड डैमेजिंग द कॉटन फाइबर। आपका कॉटन फाइबर को कुछ नहीं होगा, आपका जो स्टार्च है वो एकदम निकल जाएगा, क्योंकि आप इसमें कोई महंगा केमिकल, अगर हमने ऑलरेडी केमिकल डाला है और अब हम उसको निकाल रहे हैं तो हम ज़्यादा कॉस्टली तो डालेंगे भी नहीं और ना निकालते पे डालेंगे, राइट, क्योंकि हमें तो अपना कपड़ा रेडी करना है। तो उसका स्टार्च जो हमने लगाया था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यार्न्स को, अब हम उसको निकालेंगे, और वो हम कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया, NaCl के केमिकल को लगा के, और उससे हम उसका सारा स्टार्च धागों का निकाल लेंगे, जिससे कि आपके कॉटन फाइबर्स को अब कुछ भी नहीं होगा। इको फ्रेंडली मेथड है, सस्ते में सारा स्टार्च आपका निकल जाएगा।
नेक्स्ट है डिटेल द मर्सराइजेशन प्रोसेस। आई थिंक मर्सराइजेशन प्रोसेस आपको पता ही चल चुका है क्या है, आपको प्रोसेस पूरा बता दिया है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप करते हो, अपने फैब्रिक को पैड करते हो प्रॉपरली ऑन स्टेंटर मशीन में, प्रॉपरली टेंशन देके अपने फैब्रिक को बांधते हो, सिलेंड्रिकल शेप के जो आपका रोल होता है उसमें आप अपने फैब्रिक को लपेट देते हो। उसके बाद उसको यू पैड विद 20 to 25 डिग्री NaOH सॉल्यूशन फॉर अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट के लिए डालते हो। फायदा क्या क्या होता है? 4 स्पेसिफिक एनहांसमेंट। ये बताओ कि 4 क्या फायदे होते हैं मर्सराइजेशन करने के। तो पहला तो यही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है 15 से 25% तक, कपड़े की जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी बढ़ती है, सिल्क जैसा उसका लस्टर होता है। उसके बाद अब उसकी जो एफिनिटी है डाई को एब्जॉर्ब करने की, एफिनिटी मतलब हाइड्रोफिलिक बन गया है नाउ, इट्स अ वाटर एब्जॉर्बेंट, डाई और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और अब उसकी श्रिंकेज कंट्रोल है, अब ज्यादा श्रिंक नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्सराइजेशन का। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्कोरिंग एंड ब्लीचिंग। तो आपको पता होगा ब्लीचिंग, स्कोरिंग एक प्रोसेस है वेयर यू आर रिमूविंग वैक्सेस एंड ऑयल। आप वहां पे वैक्स एंड ऑयल को हटा रहे हो, राइट। कह रहे हैं नेम द प्राइमरी केमिकल, और केमिकल भी बताओ कौन सा यूज होता है। जब हम स्कोरिंग प्रोसेस करते हैं, जब हम अपना वैक्स हटा रहे हैं, ऑयल हटा रहे हैं, तो हम फैब्रिक को और ज्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट, क्योंकि आपने स्टार्च वगैरह लगाया था तो आपने डिसाइज करा, अब आप उसकी वैक्स और ऑयल हटा रहे हो जिससे उसकी एफिनिटी बढ़े पानी को लेकर और वो पानी एब्जॉर्ब करे, राइट। केमिकल कौन सा यूज होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। NaOH आपका उसमें भी यूज होता है मर्सराइजेशन में। NaCl सोडियम क्लोराइड है, वो आपका यूज होता है डीसाइजिंग में। तो आपको ये पता होनी चाहिए, 3 ही केमिकल है। ब्लीचिंग क्या होता है? जो नेचुरल कलर है फैब्रिक का, वो उसको क्या करेगा? इट विल मेक द फैब्रिक परफेक्टली वाइट, मोर उसकी वाइटनिंग करेगा फैब्रिक की। और जो कि आपका एजेंट जो यूज होता है केमिकल, वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक रिपेल वाटर एंड डाई। एक ऐसा कॉटन का कपड़ा है जो कि पानी और डाई दोनों को रिपेल कर रहा है, मतलब ना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ना तो पानी एब्जॉर्ब कर रहा ना डाई कर रहा। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेचुरल इम्प्योरिटी कॉजिंग दिस। तो ऐसा क्या है उसके अंदर डला हुआ कॉटन के कपड़े में कि उसमें पानी और डाई एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, एंड द एग्जैक्ट केमिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू फिक्स इट। और उसमें क्या केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे वो फिक्स हो जाए? पहली चीज, उसके अंदर क्या डला है? वैक्स एंड ऑयल डला हुआ है, वैक्सेस है, ऑयल डले हुए हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहा है? वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो आपको इसमें स्कोरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्कोरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वाटर और डाई को बिल्कुल रिपेल कर रहा है। तो आप उसमें स्कोरिंग करो, NaOH के सॉल्यूशन में उसको डालो, सपोनिफाई करो वैक्स को, सारा का सारा वाटर सॉल्युबल बन के बाहर निकल जाएगा, एंड देन इट विल बिकम, द फैब्रिक विल बिकम एब्जॉर्बेंट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। वट कॉजेज हेयरीनेस इन वोवन फैब्रिक? वोवन फैब्रिक में हेयरीनेस क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जब हम, हेयरीनेस मतलब झूतरे क्यों आते हैं कपड़े में दोनों तरफ? तो वो तभी आते हैं जब आप लूम के ऊपर धागा वेफ्ट का चल रहा है, राइट, वीविंग हो रही है। तो जब वीविंग हो रही होगी तो क्या होगा कि उसमें आपका धागा एक दूसरे के ऊपर जाएगा और छोटे छोटे उसमें झूतरे निकलेंगे फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोसेस पुल्स आउट शॉर्ट एंड लूज फाइबर, और फ्रिक्शन की वजह से वो धागे बाहर निकलने लगते हैं। प्रोसेस इनको दूर करने के लिए आपको पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस करोगे? सिंजिंग प्रोसेस। सिंजिंग से आपका फैब्रिक जो है वो ओपन गैस फ्लेम से पास होगा और सारे प्रोट्रूडिंग फाइबर क्या होंगे? बर्न ऑफ हो जाएंगे। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सिंजिंग इज यूटिलाइज्ड। यहाँ पे क्या यूटिलाइज है? सिंजिंग इज यूटिलाइज्ड वेयर द फैब्रिक इज पास रैपिडली ऑन ओपन गैस फ्लेम। ओपन गैस फ्लेम के ऊपर फैब्रिक को ले गए और फिर सारे के सारे जो उसके प्रोट्रूडिंग फाइबर हैं वो जल जाएंगे। ड्यूरिंग, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग स्कोरिंग स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन इज यूज्ड, स्टेट द एग्जैक्ट केमिकल एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको पता है कि क्या इसमें डलेगा? जब आप स्कोरिंग करते हो तो आपका क्या डलता है? NaOH डलता है, 5 से 10 ग्राम NaOH, और आप उसको बॉईल करते हो 1 से 2 घंटे के लिए। डिटेल में बताओ अ प्रिपरेटरी सीक्वेंस फॉर अ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक के लिए आपको क्या क्या उसको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको डिटेल में बताओ टू हैव अ परफेक्ट वाइट क्लोथ। वाइट क्लोथ के लिए सबसे पहली बात है ये कि आपका ग्रे फैब्रिक के बारे में बताओगे कि एक ग्रे फैब्रिक क्या होता है? रॉ फैब्रिक होता है दैट कम्स फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम लूम। वो अनट्रीटेड फैब्रिक है दैट इज कमिंग फ्रॉम लूम, सीधा बुन के वो पावर लूम से आ रहा है। अब उसको रेडी करने के लिए, डाइंग के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आप पहले सिंजिंग करोगे, सारे उसके झूतरे हटाओगे, डी साइजेस करोगे। डी साइजिंग में उसका जितना भी स्टार्च लगा है वॉर पियान पे, जो भी आपका फैब्रिक है उसको आप केमिकल ट्रीटमेंट करोगे NaCl से, राइट। फिर आप उसमें स्कोरिंग करोगे, वैक्स और ऑयल हटाओगे, फिर ब्लीचिंग करोगे, वाइटनिंग करोगे और फिर मर्सराइजेशन, राइट। अब हम आते हैं वन वर्ड क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द लास्ट थिंग अबाउट इट, सो लेट्स डू इट। द रैपिड एंजाइमेटिक डीसाइजिंग प्रोसेस रिक्वायर द फैब्रिक टू बी पास थ्रू स्टीम एट व्हाट टेम्परेचर?
किस टेम्परेचर पे आपका डी साइजिंग किया जाता है, मतलब कपड़े के अंदर से केमिकल आपका डी साइज कर रहे हो आप। डी साइजिंग क्या होता है, मतलब आप स्टार्च हटा रहे हो, तो कितने टेम्परेचर पे, 96 से 100 डिग्री, ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। इन मर्सराइजेशन द फैब्रिक इज पैडेड विद NaOH सॉल्यूशन, यस, कपड़े को आप पैड करते हो NaOH सॉल्यूशन के साथ, उसको स्टेंटर मशीन पे डालते हो, राइट। ऑफ व्हाट कंसंट्रेशन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है NaOH की, आप उसमें 20 से 25% और डालते हो NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एडेड इम्प्योरिटी, अगर जो हम कहते हैं कि इसमें देखो हमने खुद से इम्प्योरिटी डाली है, जो हम कहते हैं ना नेचुरल इम्प्योरिटी मतलब जो नेचर से डली है फैब्रिक के अंदर, बट एडेड इम्प्योरिटी क्या होती है, साइजिंग मटेरियल, जो हम स्टार्च लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एडेड इम्प्योरिटी, जो हम वॉर्प यान पे लगाते हैं। द मशीन यूज टू अप्लाई लेंथ वाइज टेंशन, एक ऐसी मशीन जो कि टेंशन दे, टेंशन मतलब कपड़े को खींच के रखे, टेंशन का मतलब वो नहीं है, हेडेक नहीं है, कपड़े की स्ट्रेंथ को बढ़ाए मर्सराइजेशन के टाइम पे, उस मशीन का नाम है स्टेंटर मशीन। हाउ मच डज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन टिपिकली इंक्रीज आफ्टर मर्सराइजेशन, मर्सराइजेशन के बाद हम कहते हैं कपड़े की स्ट्रेंथ बढ़ी है तो 15 से 25% बढ़ जाती है। गाइज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी से जाओ, पहले सब्सक्राइब करके आओ। आप लोगों के कहने पे मैंने टेक्सटाइल के पूरा यूनिट 1 कवर कर दिया, 1 शॉर्ट वीडियो बना दिया, और मैं गारंटी ले रही हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसको ढंग से वीडियो को देखो, अपने नोट्स अपने आप बनाओ, प्रैक्टिस करो, कहीं पे डाउट आता है तो पूछो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेक श्योर गाइज कि आई एम गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट आवर एंट्रेंसेज ऑल्सो, डिजाइन रिलेटेड एंट्रेंस, और काफी सारी अब मैं वीडियोज भी डालने वाली हूँ रिलेटेड टू ग्राफिक्स एंड हाउ यू कैन अर्न मनी एट योर this particular age. So I'm going to post a lot of stuff for you, but for that you need to show your love and support me in making more videos for you. So subscribe now and bye bye, take care.